गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, फलादेश में लग्न कुंडली का ज्यादा महत्व है या फिर चंद्र कुंडली का? फलादेश के समय ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित भी प्रश्न है कि जन्म कुंडली महत्वपूर्ण है कि चंद्र कुंडली महत्वपूर्ण है। तो इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं, लेकिन परंपरागत अगर हम ध्यान दें तो सामान्य रूप से जन्म कुंडली से ही फलादेश करने की परंपरा है। परंतु हमको कुछ अपने ग्रंथकारों में दिए गए मत का भी अवलोकन करना चाहिए। तो इस संदर्भ में सर्वप्रथम भाव मंजरी ग्रंथकार ने अपना स्पष्ट मत दिया हुआ है। इस संदर्भ में क्या दिया हुआ है कि जन्म लग्न या चंद्र लग्न में जो अधिक बली हो उसी से द्वादश भावों का विश्लेषण करना चाहिए। और इस ग्रंथकार के कथन की पुष्टि एक अन्य ग्रंथकार जातक देश मार्ग ने भी अपने 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक के अंतर्गत किया है। तो इस प्रकार से अगर हम और भी ग्रंथकारों ने भी इसका समर्थन किया है, तो अगर हम अपने क्लासिक टेक्स्ट के संदर्भ में इस प्रश्न का समाधान अगर खोजने की कोशिश करते हैं तो ग्रंथकारों ने जन्म लग्न और चंद्र लग्न में जो अधिक बली हो उसी से फलादेश करने का निर्देश दिया है। परंतु मेरे अभिमत से जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों के तारतम्य करते हुए फलादेश करना चाहिए। अब यहां पर हम सुदर्शन पद्धति की भी एक सूक्ष्म चर्चा करना चाहेंगे कि हमारे वैदिक ज्योतिष में सुदर्शन पद्धति के अंतर्गत जन्म लग्न के साथ साथ चंद्र लग्न और सूर्य लग्न को भी ध्यान में रखते हुए फलादेश करने का निर्देश दिया गया है। तो सुदर्शन पद्धति में जन्म लग्न चंद्र लग्न के साथ साथ में सूर्य लग्न की भी महत्ता को प्रतिपादित किया हुआ है। लेकिन अंतोगत्वा अगर हम सूक्ष्म रूप से देखते हैं तो मूल रूप में हमारी जन्म लग्न से ही चंद्र लग्न या सूर्य लग्न बनता है। अब इसी संदर्भ में कुछ विद्वानों ने यह सूत्र भी प्रतिपादित किया है कि कुंडली में जो जन्म कुंडली में जितने भी योग बन रहे हो उनको जन्म कुंडली से देखिए और जो गोचर है उसको चंद्र कुंडली से देखिए। तो ज्योतिष में जो विभिन्न प्रकार के योगों का निर्माण होता है, क्योंकि योगों के निर्माण में जो हमारे ग्रंथकारों ने जो अभिमत व्यक्त किया है उसमें उन्होंने जन्म लग्न से ही योगों को के संबंध में सूत्र बताए हैं। और जो चंद्र की स्थिति से जो योगों का वर्णन किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि ये चंद्र से ही देखना चाहिए। तो वहां पर इस तरीके का कोई विवाद नहीं खड़ा होता है कि योगों को कहां से देखना चाहिए। और गोचर में भी स्पष्ट है कि चंद्र कुंडली से ही गोचर का फलादेश देखना चाहिए। अब इसी संदर्भ में हम लोग एक उदाहरण के द्वारा ये समझने का प्रयास करते हैं कि लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से जातक को अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम प्राप्त हुए हैं। आइए हम लोग इस कुंडली पर थोड़ा सा अपना अवलोकन करते हैं। ये एक जातक का जन्मांग है
ये एक जातक का जन्मांक है जो मेष लग्न में है, और लग्नेश तृतीय भाव में मंगल बैठा हुआ है, पंचम भाव में राहु है, नवम में चंद्र है, दसम में गुरु शनि है, एकादश भाव में केतु है और द्वादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र है। अब हम अभी केवल लग्न चक्र पर ही अगर अवलोकन करते हैं तो यहाँ पर 3 ग्रह सूर्य बुध और शुक्र हमारे द्वादश भाव में हैं, और जब हम इसका चंद्र कुंडली बनाते हैं तो चूंकि चंद्रमा धनु राशि में है तो चंद्र कुंडली में धनु लग्न के संबंध में हमने जन्मांक चक्र को बनाते हुए उन्हीं राशियों में, जिस राशि में लग्न चक्र में ग्रह स्थित हैं, उन्हीं राशियों में हमने ये 9 ग्रह संबंधित राशियों में स्थापित कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर द्वादश भाव में हमारे पास 3 ग्रह हैं, सूर्य बुध और शुक्र, परंतु यहाँ चंद्र कुंडली में द्वादश भाव रिक्त है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है त्रिक भाव का कि 6, 8, 12 में अगर ग्रह बैठे हुए हैं या किसी के भावेश वहां पर स्थित हैं तो वो अशुभ परिणाम देते हैं। इस चंद्र कुंडली में 6, 8, 12 तीनों भाव रिक्त हैं, जबकि यहाँ पर द्वादश भाव में 3 ग्रह के बैठने से तो यहाँ के परिणाम की अपेक्षा चंद्र कुंडली के परिणाम प्रथम दृष्टया ज्यादा शुभ दिखते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र जो द्वादश भाव में थे वो यहाँ पर केंद्र भाव में आ गए, और केंद्र भाव में बैठा हुआ ग्रह को केंद्र आदि का बल प्राप्त होता है, जबकि द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रहों को बल आदि प्राप्त नहीं होते हैं। तब अगर हम अवलोकन करें दोनों कुंडलियों का सापेक्ष रूप से तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लग्न कुंडली की अपेक्षाकृत चंद्र कुंडली ज्यादा हमको मजबूत दिखाई देती है, और जब हमने दोनों कुंडलियों का विश्लेषण करके जो परिणाम प्राप्त किया तो वो जातक ने जो इस संबंध में अपने अनुभवों को वर्णन किया वो चंद्र कुंडली से ज्यादा मैच कर रहा था। चंद्र कुंडली के विश्लेषण से उसके परिणाम को में ज्यादा सत्यता और सटीकता प्राप्त हो रही थी अपेक्षाकृत लग्न कुंडली के। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले किसी भी विश्लेषण करने से पूर्व उसका चंद्र कुंडली बनाइए, दोनों को कंपेयर करिए कि कौन सा लग्न या चंद्र लग्न इनमें से जो बलशाली हो उस कुंडली को आधार मान करके अगर हम विश्लेषण करते हैं और इसी के आधार पर अगर हम गोचर पर भी विचार करें और इस कुंडली के आधार पर जो विभिन्न प्रकार के जो योग बनते हैं उन पर विचार करें और दोनों के तारतम्य को करते हुए जब हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो निष्कर्ष हमारे सत्यता के अत्यधिक निकट प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का मध्य में जो अंतर है और किससे हमको फलादेश करना चाहिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।